हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत होती है और प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट के बारे में, जो कि चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट था। और चार्टर एक्ट के बाद जो भी कानून आए उसे अधिनियम कहे जाते थे। और यह जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है, यह आया था 1857 की क्रांति के बाद। 1857 का जो क्रांति है, जिसे हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है, यह आया 1857 की क्रांति के बाद। और भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब यह जो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके तहत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां जो थी ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। ये जो आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1858, इसे हम लोग समझेंगे पॉइंट वाइज, जिसके लिए हमने आगे कई सारे पॉइंट लिखे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि इस अधिनियम की क्या क्या विशेषता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या कहता है और इसके क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट यह कहता है कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। मतलब पहले जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1858 के इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अब भारत का शासन महारानी विक्टोरिया चलाएगी, मतलब क्राउन के अधीन हो गया भारत का शासन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि 1858 के इस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाएगा। मतलब इस अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, अब उसे भारत का वायसराय कहा जाएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इससे हमें यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, मतलब 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था उसका नाम बदल दिया गया। अब उस पद का नाम हो गया वायसराय ऑफ इंडिया। इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब भारत का वायसराय होगा। और हमारे जो पहले वायसराय होंगे वो लॉर्ड कैनिंग हुए। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फिर 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अब क्या हुआ, 1858 के इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और हमारे जो पहले वायसराय हुए वो कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया। मतलब कि इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। मतलब इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया। निर्देशक कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से भारत में द्वैत शासन प्रणाली जो था वह समाप्त हो गया। मतलब डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो एंड हो गया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था वह एंड हो गया। किसके तहत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और क्राउन को कौन रिप्रेजेंट करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब कंपनी को रिप्रेजेंट किया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और क्राउन को रिप्रेजेंट किया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो इस तरह हम जानते थे कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। लेकिन 1858 के इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को खत्म कर दिया गया, मतलब अबॉलिश कर दिया गया। तो इस तरह से 1858 के अधिनियम के द्वारा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म हो गया। मतलब भारत में द्वैत शासन प्रणाली खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि एक ऑफिस बनाया गया। किसके लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। कहाँ? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में बनाया गया। मतलब इस अधिनियम के तहत भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, मतलब बनाया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। मतलब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था इसे बनाया गया था ब्रिटेन में, और इसमें पावर दे दिया, इसे पावर दे दिया गया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। इसे कंप्लीट अथॉरिटी दे दिया गया था कि वो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण कर सके, पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर सके। और यह जो सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य था, और ये जो सचिव था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। कौन? ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो। किसके तहत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव को बनाया गया। मतलब ये जो 15 मेंबर का जो काउंसिल बनाया गया वो किस लिए बनाया गया था? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे उनकी सहायता के लिए बनाया गया था। मतलब ये सलाह देते थे, किन्हें? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये सलाह देते थे, इसलिए इसे एडवाइजरी बॉडी कहता था। मतलब यह सलाहकार समिति थी, सलाह देने का काम करता था। किन्हें? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, इसलिए एडवाइजरी बॉडी इसे कहते थे। किसके द्वारा? 1858 के इस अधिनियम के द्वारा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक निगमित निकाय थी। निगमित कहने का मतलब कॉर्पोरेट बॉडी, और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। किसी ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसमें इसे दोषी पाया जाता है तो इस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। मतलब 1858 के इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक कॉर्पोरेट बॉडी था, और इसे एक अधिकार दिया गया कि वह भारत में और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता था, और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था अगर वैसी परिस्थिति हो तो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है होम चार्जेस के बारे में। यह क्या है? यह वह है जैसे सचिव के ऑफिस का जो व्यय है वह भारत से होम चार्ज के रूप में लिया जाएगा। मतलब ब्रिटिश का कहना था कि यह भारत सचिव का पद है, भारत के संबंध में कार्य करता है और भारत के लिए सोचता है, इसलिए इस ऑफिस का पूरा खर्च भारत से लिया जाएगा, और उस खर्च का जो नाम था उस चार्ज जो चार्ज भारत से लिया जाए उस चार्ज को ही होम चार्जेस कहते थे। मतलब सचिव के ऑफिस का जो टोटल खर्चा है वो भारत से होम चार्ज के रूप में लिया जाएगा। सिंपल कहने का मतलब हुआ। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, यानी कि यह जो कानून है, 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मेन उद्देश्य था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का। मतलब 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य
प्रशासनिक मिशनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। मतलब यह जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, इसने भारत में प्रचलित जो शासन प्रणाली था उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक 1858 का भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए तो जरूर आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।